कविता को वो कोट करते हैं, इस कविता की इस पंक्ति को वो कोट करते हैं, एंड फॉर दाइन इज द किंगडम, फॉर दाइन तुम्हारे लिए ये साम्राज्य है, बट दीज टू ब्रेक ऑफ इनटू फ्रैगमेंट्स, पर ये सारी चीजें टुकड़ों में विभाजित हो जाती हैं, टुकड़ों में फैल जाती हैं। इन द फाइनल लाइन्स, और अंतिम पंक्तियों में, द मलबरी बुश सॉन्ग टर्न्स इनटू अ सॉन्ग, और जो मलबरी बुश नामक गीत है वो परिवर्तित होता है एक ऐसे सॉन्ग में, अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और ये मलबरी बुश उस कविता में परिवर्तित होता है, उसका अंत इस कविता में होता है, इस गीत में होता है, कि जो ये बताता है अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया का अंत होता है, दुनिया के अंत के बारे में वो कविता कहती है। You might expect the world to end with a huge bright explosion. आप ये अपेक्षा कर सकते हैं कि दुनिया का अंत बहुत ही विशाल और तेजस्वी विस्फोट के साथ हो, बट फॉर द हॉलो मैन, लेकिन खोखले इंसानों के लिए, द वर्ल्ड एंड्स विथ अ सैड एंड क्वाइट विम्पर। लेकिन जो खोखले इंसान हैं उनके लिए तो अंत दुनिया का कैसे होता है? विथ अ सैड, बिल्कुल सॉरोफुल, बिल्कुल दुख के साथ, एंड क्वाइट विम्पर, बिल्कुल शांत विम्पर, शांत आवाज के साथ होता है। सो फ्रेंड्स, these are the 5 sections related to the structure of the poem. First, second, third, fourth, fifth section. And in the fifth section, we have seen that how the poetry has its own structure, how T.S. Eliot had constructed the whole poem with the help of certain allusions from Joseph Conrad's Heart of Darkness and from Fox Day, who tried to blow up British Parliament in late 17th century. He has taken certain allusions with the help of which we can better understand what he says in this poem, The Hollow Man. Let us go to the next slide, friends. Now, dear friends, as we have seen the structure of the poem, I would like to take you to the variety of themes in The Hollow Man. इस कविता का के 2 भाग हैं मित्रों। एक तो उसका ढांचा, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर, और एक उसका थीमेटिक एस्पेक्ट। जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को बताया कि ढांचे में, कविता के ढांचे में कई बातें हैं, हाँ? उसको कितने भागों में परिवर्तित किया गया है, कितने भागों में बांटा गया है, वो बताया मैंने आप लोगों को। उसमें कितनी पंक्तियां हैं वो बताई मैंने आप लोगों को। और दूसरी तरफ उसका थीमेटिक एस्पेक्ट, उसकी कथा वस्तु क्या है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहली दूसरी स्लाइड में बताया था कि द हॉलो मैन, ये इस कविता को वी कैन रीड, a reader can read the poetry on different levels. उस कविता को किसी एक लेवल पर पढ़ करके सिर्फ एक सत्य हम बाहर निकालें, वो मेरे ख्याल से इस कविता को पढ़ने के लिए नाइंसाफ़ी होगी। तो इस तरह से हम उसका एनालिसिस करें कि केवल और केवल एक लेवल पर उसे नहीं पढ़ा गया है कविता को, बल्कि उसे कई लेवल पर पढ़ा गया है। और इस लेवल पर, इस अलग अलग लेवल पर, अलग अलग स्तर पर पढ़ने का मतलब है कि अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग थीम इस कविता में से बाहर आती है, अलग अलग सत्य हम जानते हैं। दिस इज द रियल वे ऑफ understanding, comprehending, and enjoying a particular poem. So let us come to this slide, which is before you. The variety of themes in Hollow Man. कथा वस्तुओं की विविधता इस कविता में है। और सबसे पहली कथा वस्तु की विविधता यह है कि one of T.S. Eliot's most remarkable works is undoubtedly, unquestionably The Hollow Man. आलोचकों ने, विवेचकों ने यह कहा है कि टी.एस. एलियट का सबसे ज्यादा उल्लेखनीय, आउटस्टैंडिंग कार्य अगर है
तो वो निस्संदेह द हॉलो मैन है। When Eliot wrote this poem, जब एलियट ने ये कविता लिखी थी, द पोस्ट वॉर वर्ल्ड वॉज सफरिंग, तब जो उत्तर युद्ध की दुनिया थी, युद्ध के बाद की जो दुनिया थी, वो सफरिंग, वो मनोग्रस्त थी, वो सहन कर रही थी, वो कई चीजों को सहन कर रही थी मित्रों। एंड ही बिगेन टू एक्सप्लोर न्यू रिलीजियस बिलीफ्स, और शांति पाने के लिए मित्रों वो कुछ ऐसे धार्मिक मान्यताओं का अन्वेषण कर रही थी, उसे एक्सप्लोर कर रही थी, उसे खोज रही थी, ताकि इन धार्मिक मान्यताओं के आधार पर उसे मानसिक शांति मिल सके मित्रों। स्पिरिचुअलिटी इज एन अंडरलाइंग थीम दैट अकर्स थ्रू आउट द पोएम। तो मित्रों हम इस कंक्लूजन पर आ जाते हैं, ये हम कह सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता इज एन अंडरलाइंग थीम, उसके साथ साथ उसके निहित, उसके अंदर चलने वाली एक ऐसी कथा वस्तु है जो पूरी कविता में घटित होती रहती है। पूरी कविता में हमें दिखाई देती है कि ये हॉलो मैन नाम की जो कविता है उसमें एग्जैक्टली क्या है। हमेशा कवि हॉलो मैन की बात तो करते हैं, लेकिन वो हॉलो मैन, ये खोखला इंसान आखिरकार क्या पाना चाहता है ताकि उसे शांति प्राप्त हो, ताकि उसका ये खोखलापन दूर हो, उसकी ये त्रिशंकु वाली स्थिति दूर हो। तो ये दूर कैसे हो सकती है मित्रों? हाउ दिस कैन बी रिमूव्ड, हाउ दिस कैन बी uprooted from our lives, how this sadness, the hollowness from our lives can be uprooted, can be removed. Only the solution is spirituality, certain religious beliefs. With the help of these certain religious beliefs, we can have the mental peace. And to my mind, the mental peace is everything in the world. Dear friends, so this spirituality is a concurrent theme of the hollow man. Let us go to the second slide, friends. And the second slide says its vagueness. मित्रों, जब हम वैरायटी ऑफ थीम्स की बात करते हैं तो द हॉलो मैन नामक इस कविता को आलोचकों की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। टी.एस. एलियट को अपनी इस कविता के लिए कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा, और आलोचकों ने, समीक्षकों ने, विवेचकों ने, क्रिटिक्स ने ये कहा कि उसमें वेगनेस है, कविता में वेगनेस है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेगनेस? संदिग्धता। इट डज नॉट कन्वे द मीनिंग एग्जैक्टली। एक्सप्लिसिटनेस नहीं है, इम्प्लिसिटनेस है, क्लैरिटी नहीं है विचारों की। नाउ व्हाई it has been criticized? Why this poem, The Hollow Man, has been criticized like that? Let us see. By simply reading the poem, केवल मात्र पढ़ने की खातिर जब हम कविता को पढ़ते हैं, it seems that, ऐसा लगता है कि the poem is extremely vague, अत्यंत वेग है, implicit है, अधूरी है, clarity of thought नहीं है। Yet it is that vagueness and impalpability that creates complexity. फिर भी it is that vagueness, वो संदिग्धता, impalpability, वो अस्पष्टता, ये अस्पष्टता और ये संदिग्धता that creates complexity, और ये दोनों चीजें मिलकर के जटिलता को जन्म देती हैं। The poem is full of several paradoxes. और इस कविता में सेवरल, अनेकों विरोधाभास है, पैराडॉक्सेस है, विच इंक्लूड वी आर द हॉलो मैन, वी आर द स्टफ्ड मैन। यहां पर आकर के पाठक रुक जाता है कि टी.एस. एलियट कहना क्या चाहते हैं। एक तरफ कहते हैं कि वी आर द हॉलो मैन, वी आर द स्टफ्ड मैन,
अगर पाठक पहली बार ये कविता को पढ़ता है तो हो सकता है कि उठा करके साइड में रख दे और उसके बाद वो कभी उसे न पढ़े। क्या हाउ व्हेन ही इज नॉट फेमिलियर विथ द पैराडॉक्स, with the figures of speech paradox, if he or she is not familiar, if the reader is new to this poem, and he will put aside the poem forever, he will not read the whole poem from the beginning to the end. He reads like this कि we are the hollow man, we are the stuffed man। और ये इस प्रकार की पंक्तियां देखिए आगे, shape without form, shade without color, पैरालाइज्ड फोर्स, जेस्चर विदाउट मोशन। इस प्रकार के पैराडॉक्सेस वाले फ्रेजेस को पढ़ करके, इस प्रकार के विरोधाभासी शब्दों को, शब्द समूहों को पढ़ करके निश्चित रूप से कविता में संदिग्धता है, इम्प्लिसिटनेस है, यह साबित होता है। एलियट यूजेस अ ग्रेट अमाउंट ऑफ एलिट्रेशन ऑल्सो। कविता में केवल संदिग्धता या इम्प्लिसिटनेस नहीं है, बल्कि फिगर्स ऑफ स्पीच भी है। देखिए उसमें फिगर्स ऑफ स्पीच, एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार भी उसमें बहुत ज्यादा है। यत्र तत्र सर्वत्र पूरी कविता में वो फैला हुआ है। थ्रू आउट द पोएम, सम एग्जाम्पल्स थ्रू आउट द पोएम आर prickly pear, see P and P, prickly pear, death's dream kingdom, DD, trembling with tenderness, and coast crowskin crossed। तो मित्रों इट्स वेगनेस, उसकी संदिग्धता या उसकी इम्प्लिसिटनेस या द लेक ऑफ क्लैरिटी ऑफ थॉट, वो कविता का एक अलंकार बन जाती है मित्रों, वो कविता की एक खासियत बन जाती है। इट बिकम्स वन ऑफ द फीचर्स, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट पोएट्री। It does not repel the reader. To be very honest with you, and as a matter of fact, it does not repel the reader. On the contrary, it attracts the reader. These are few matchless paradoxes. Let's see this slide and let's read shape without form, shade without color, paralyzed force, gesture without motion. तो ये मित्रों वेगनेस नहीं है, बल्कि ये इट इज द क्वालिटी ऑफ द पोएट्री, द हॉलो मैन। लेट अस कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। वो जो मैं कह रहा था कि वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है, वही चीज यहां पर है। इट्स स्पिरिचुअलिटी, इट्स रिलीजियसनेस, उसकी आध्यात्मिकता, वो कैरेक्टरिस्टिक जो वेगनेस है, वो किस प्रकार से धीरे धीरे जाकर के पूरी तब्दील हो जाती है उसकी स्पिरिचुअलिटी में। व्हेन दैट दोज पैराडॉक्सेस जर्नीज थ्रू आउट द पोएम, इट गेट्स कन्वर्टेड, इट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इट्स स्पिरिचुअलिटी। लेट्स सी, वन ऑफ द थीम्स ऑफ द पोएम इज इट्स स्पिरिचुअलिटी। कविता के अंदर जो कई सारी कथा वस्तुएं हैं, उनमें से एक कथा वस्तु स्पिरिचुअलिटी की है, आध्यात्मिकता की है। कैसे? एलियट सजेस्ट्स, एलियट ये कहते हैं, सलाह देते हैं, दैट वी हैव टू बी स्ट्रांग स्पिरिचुअली, कि हमें आध्यात्मिक रूप से बहुत ही मजबूत होना चाहिए। बिकॉज आवर लाइफ इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि हमारा जीवन इस दुनिया में इज नॉट परमानेंट, कायमी नहीं है। कितनी बड़ी बात है मित्रों। एलियट ये जो बात कहते हैं अपनी कविता के माध्यम से, देखिए ये बातें हैं, हॉलो मैन वाली बात नहीं है कि वो खोखला इंसान है। खोखला इंसान एक शीर्षक है और कुछ एक शब्दों के माध्यम से टीएस एलियट बहुत गंभीर बात हमारे सामने रखते हैं मित्रों। जैसा कि मैंने ये जो दूसरा वाक्य है वो पढ़ा मैंने, कि एलियट सजेस्ट्स दैट वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग spiritually because our life in this world is not permanent. We eventually make it to the afterlife or death's other kingdom. There are two different sides of our eternity, and
इट डिपेंड्स ऑन हु यू आर, आप कौन हैं. वी आर आइदर द स्टफ्ड मैन हु आर स्ट्रांग, जो मजबूत है, एंड फुल ऑफ फेथ, जिसमें श्रद्धा है, और वी आर द हॉलो मैन, या तो हम बहुत ही खोखले इंसान हैं, हु लेक कॉन्फिडेंस इन फेथ. देर आर टू डिफरेंट किंगडम्स. द स्टफ्ड मैन मूव ऑन टू डेथ्स ड्रीम किंगडम, while the hollow men are left to go to death's other kingdom. The hollow man desire leads to destiny. हमारी इच्छाएं हमारी किस्मत की ओर ले जाती हैं. देखिए मित्रों, ये भी एक वैरायटी ऑफ थीम्स है. इन द पोएम द हॉलो मैन अवॉइड स्पीच, बातें नहीं करते हैं, बिकॉज दे आर नाउ मीनिंगलेस, क्योंकि बात करना अब मुश्किल हो गया है. लेट अस गो टू द लास्ट सेंटेंस. एलियट डिस्क्राइब्स हाउ यू आर अकाउंटेबल, आप किस तरह से जिम्मेदार हैं, फॉर वॉट एवर यू डू, जो कुछ आप करते हैं, एंड योर फेट, और आप अपनी किस्मत के लिए किस तरह से जिम्मेदार हैं, इज डिपेंडेंट ऑन योर चॉइसेस इन लाइफ, कि आप जीवन में जो कुछ पसंद करते हैं, जैसा पसंद करते हैं, उसके आधार पर आपकी डेस्टिनी क्लियर होती है, निश्चित होती है. उसके लिए आप अकाउंटेबल हैं, जिम्मेदार हैं. द हॉलो मैन टुवार्ड्स एंड. मित्रों, आइए हम इस हॉलो मैन के पूरे डिस्कशन, पूरे चर्चा के अंत पर चलते हैं. और ये स्लाइड कहती है मित्रों, एंड आई रिक्वेस्ट पर्सनली टू माय डियर फ्रेंड्स दैट द पोएम इज रियली फुल ऑफ allusions and figures of speech. Therefore, it creates a repellence for the general readers. सामान्य पाठकों के लिए वो अपाकर्षण करती हो, आकर्षित न करती हो, बट इट डज नॉट मेक द पोएम इंफीरियर इन एनी वे. लेकिन कविता अपने आप में किसी भी ढंग से कमतर हो, ऐसी बात नहीं है. दिस इज एन हम्बल अपील टू ऑल माई स्टूडेंट्स, ऑल द स्पेक्टेटर्स ऑफ दिस प्रोग्राम, ऑफ दिस स्लाइड, दैट दे शुड अप्रोच दिस पोएम, कि उन्हें इस कविता तक पहुंचना चाहिए विथ अ साउंड बैकग्राउंड ऑफ मिथ, एल्यूजन्स एंड अ फ्यू हिस्टोरिकल डिटेल्स. कुछ ऐतिहासिक डिटेल, विवरण भी उनके साथ हों. आई एश्योर यू फुल एंजॉयमेंट ऑफ द पोएम. आप जब इस कविता को पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड में रख करके, तो आई एश्योर यू, मैं आप लोगों को दावे के साथ कहता हूँ कि आप लोग कविता का आनंद उठा पाएंगे. और मित्रों, मैं जाते जाते एक बार फिर से आप लोगों से कहना चाहूँगा वो 4 पंक्तियाँ के जिसके माध्यम से कवि T.S. एलियट अपनी कविता का अंत करते हैं. दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स, दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स, दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स, नॉट विथ अ ह्यूज बैंग बट विथ अ क्वाइट whimper. So dear friends, I take your leave by saying that thank you friends, and